है ना। तो नेक पेन इतनी सीवियर झेलने के बाद आज आपके सामने बोल रहा हूँ, है ना, बिल्कुल पेन फ्री होने के बाद और पूरी अपनी लाइफ एक्टिवली जीते हुए आपको ये होप दे रहा हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक हो सकते हो। आप इस मेथड को ज़रूर आजमाइए, ज़रूर इसके बारे में जानिए। आप में से जितने भी लोग सालों से डिफरेंट क्रॉनिक सिम्पटम से, क्रॉनिक पेन से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अब तक आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया है, बहुत सारी दवाइयाँ खा ली हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, सब कुछ आपने ट्राई कर लिया है। तो एक बार ये वीडियो भी ज़रूर देख लें, हो सकता है इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए। तो आज मैं जिस कंसेप्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ आपके साथ, और बहुत सारी वीडियोज़ में हमने पहले भी किया हुआ है इस बारे में बात, उसको कहते हैं टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम, TMS, या साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, TPD, या MBS, माइंड बॉडी सिंड्रोम। तो लेट डॉक्टर जॉन ई सारनो, अमेरिका के रिनोन्ड बैक पेन स्पेशलिस्ट रहे हैं वो, अभी रिसेंटली कुछ साल पहले उनका देहांत हुआ है। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है हमें, और ये अब फैक्ट बन चुका है, और लाखों लोग इस कंसेप्ट से ठीक हुए हैं। सालों साल के बैक पेन, नेक पेन से लोगों को छुटकारा मिला है, और जस्ट उनकी एक बुक पढ़ने से ही हज़ारों लोग ठीक हुए हैं। हज़ारों तो मैं कम बोल रहा हूँ, जो हम कमेंट्स रिव्यू देखते हैं वो तो हर कोई नहीं डालता है, तो हो सकता है लाखों लोग ठीक हुए उनकी बुक्स पढ़ने से, और उनमें से मैं भी एक हूँ। और मैंने जस्ट सॉफ्ट कॉपी ही पढ़ी थी, वो भी मैंने पूरी नहीं पढ़ी, आधी पढ़ के ही मुझे विश्वास हो गया कि आई डोंट नीड एनी फिजिकल ट्रीटमेंट्स फॉर माई नेक पेन। क्या है ये TMS, क्या है टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम, जिसके बारे में द ग्रेट डॉक्टर जॉन सारो ने हमें बताया है। और अब उनके पदचिन्हों पे बहुत सारे और अच्छे डॉक्टर्स हैं अमेरिका के कुछ, जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा रिफाइन कर रहे हैं। डॉक्टर हॉवर्ड शूबनर हैं ना, एलन गॉर्डन हैं, और डिफरेंट लोग हैं जो ठीक हुए हैं इस कंसेप्ट से। वो अब TMS की कोचिंग देते हैं लोगों को, जिसमें से डैन बुग्लियो हैं। और पेन का पूरा परसेप्शन बदल दिया है अब इन लोगों ने, है ना। पेन को पहले क्या था, फिजिकल वे में देखा जाता था कि कोई पेन है तो मीन्स कोई चोट लगी है, कोई इंजरी है, तभी आपको पेन होगी। बट अब हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमारे पास डेटा है, हमारे पास रिसर्चेज हैं कि पेन जो है वो आपके सिर्फ ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। ब्रेन ही प्रोड्यूस करता है पेन को, और बिना इंजरी, बिना किसी दिक्कत के भी पेन ब्रेन आपको दे सकता है। अगर उसको कोई थ्रेट लग रहा है, उसको लग रहा है पेन देना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। शुरुआत करते हैं कि टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम क्या है, और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आपको भी जो बैक पेन या नेक पेन है वो TMS की वजह से ही है ना। तो TMS मीन्स टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम, मायो मसल को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, है ना। तो मीन्स आपके इमोशंस की टेंशन आपकी ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस में जो है, उस वजह से आपके मसल्स, डिफरेंट बॉडी के पार्ट में स्टिफ होना, उनमें पेन होना, नर्व्स में पेन होना, है ना। डिफरेंट सेकेंडरी सिम्टम्स जैसे जो रेडिएट करते हैं लेग और आर्म्स में, वो सारे आपके माइंड प्रोड्यूस कर सकता है। ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था हमें। तो ये पेन, ये सिम्टम्स ब्रेन आपको क्यों देता है, इस बारे में जानते हैं। तो आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, तो अभी जान लीजिए कि हमारे जो 99% थॉट्स जो हैं वो सबकॉन्शियस रेल में चलते हैं। सबकॉन्शियस एक डीपर लेयर है हमारे ब्रेन की, है ना, जो कि कॉन्शियस होता है, जिससे हम अवेयर हैं। हमारे आसपास जो हो रहा है, मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, स्मेल कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ अभी, ये कॉन्शियस में हो रहा है। बट मेरा जो बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है पास्ट एक्सपीरियंस से, मेरे बिलीफ से, वो सारे मेरे सबकॉन्शियस में स्टोर हैं। जो कुछ चीज़ें हैं जिनका मुझे पता भी नहीं कि वो मेरे सबकॉन्शियस में ऐसे विचार है, वो सप्रेस हो गए हैं। और सप्रेस क्यों किए हैं? क्योंकि ब्रेन को लगता है कि वो इमोशंस, वो थॉट्स आपके लिए खतरा है, आप उनके साथ डील नहीं कर सकते। क्यों? ब्रेन को लगता है कि ब्रेन इज़ द मास्टर, उसको जो लगता है वो उसको सही साबित करने की पूरी कोशिश करता है। तो बहुत सारे ऐसे विचार, डॉक्टर शार्नो ने क्या बोला है कि सबसे बड़ा इमोशन क्या है जिसकी वजह से आपको ये सारे क्रॉनिक पेन होते हैं, वो है रेज, सप्रेस्ड, रिप्रेस्ड रेज। रेज सिंपल वर्ड्स में बोले तो एंगर, गुस्सा। अब वो रेज आपको किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी भी कंडीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस के लिए हो सकता है, वो आपके बचपन से जुड़ा हो सकता है, करंट लाइफ से जुड़ा हो सकता है, आपने कोई ट्रॉमा देखा है या झेला है, उसके लिए हो सकता है। तो रेज इज़ अ प्राइमरी इमोशन। रेज जो है वो आपके सबकॉन्शियस में दबा हुआ है, क्योंकि वो आपके ब्रेन को लगता है कि आपको जो है वो रेज आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, वो आपके लिए डेंजरस है, तो उसको सप्रेस कर दिया। उसके बारे में आपको पता ना लगे, उस नेगेटिव इमोशन के बारे में। रेज तो एक इमोशन है, बहुत सारे इमोशन और भी हैं जो TMS में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो क्या है? जेलसी हो सकती है, एनवी हो सकती है ना, फिर स्ट्रेस हो सकता है, फियर हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन को लगता है कि नेगेटिव थिंकिंग जो है आपकी, जो उसको सप्रेस करने के लिए, कि ये आपके कॉन्शियस माइंड में ना रहें, तो उससे आपका ध्यान हटाने के लिए ब्रेन क्या करता है? पेन दे देता है। स्टोर कर दी ब्रेन ने, सबकॉन्शियस रेल में ले गया उसको। मैं ब्रेन और माइंड इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, है ना। और माइंड तो इतनी बड़ी मिस्ट्री की बड़े से बड़े न्यूरो साइंटिस्ट भी अभी तक नहीं जान पाए कि माइंड क्या है ना। ब्रेन तो एक फिजिकल ऑर्गन है हमारा, बट हम एक सिनोनिम के रूप में कई बार यूज़ कर लेते हैं। बट हम जो बात कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड, हम माइंड की बात कर रहे हैं, है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें स्टोर हो गई हैं, रिप्रेस हो गई हैं, वो इसलिए क्योंकि
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्यों गई हैं? क्योंकि हमारे ओवरऑल माइंड को लगता है कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, वी कैन नॉट हैंडल दोज इमोशंस। तो पेन आपको दे दिया किसी भी पार्ट में, नेक में हो गया, लोअर बैक में हो गया, जिसको आपको लगेगा कि आपको स्पॉन्डिलोसिस हो चुका है, आपको लगेगा कि आपको स्लिप डिस्क है, आपको लगेगा आपको sciatica है, और क्योंकि आप एक्सरे कराओगे, MRI कराओगे, उसमें कुछ ना कुछ आएगा। और ये सब चीज़ें जो आपके MRI में आती हैं, ये नॉर्मल लोगों को भी होती हैं, जिनको कोई पेन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं होता है। इस बारे में मैंने पहले ही बात की, फिर किसी वीडियो में करेंगे। हमारे पास रिसर्चेज़ हैं इस चीज़ की कि जो आपकी MRI में चीज़ें आती हैं, बल्जिंग है, डिस्क बल्जिंग, हर्निएशन या रीजनरेशन वगैरह, कंप्रेशन वगैरह, ये हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी होती हैं। 100 में से 50-60% तक लोगों को ही होती है जिनको कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार लोगों को बिना किसी MRI में कुछ आए भी बहुत सीवियर पेन होता है। तो दैट मीन्स पेन का आपके 99% केसेस में, क्रॉनिक पेन का आपके फिजिकल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ब्रेन ने पेन प्रोड्यूस करके दे दिया आपको। अब जब आपको पेन होता है, इतना सीवियर पेन होता है, तो आपका ध्यान पेन के अलावा कहीं और जाता ही नहीं है। आप तब थोड़ी सोचते हो यार कल क्या होगा, उसने मुझे क्या बोला और मैं उसको क्या बोलूँगा। ऐसे जो इमोशंस हैं, फालतू के जो हमारे थॉट्स चले रहते हैं, वो फिर आपको आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो सारा फोकस आपका पेन पे है, कैसे ठीक हों, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी दवाई खानी है, किस डॉक्टर को दिखाना है। इसी उसमें मायाजाल में हम फंस जाते हैं। तो यही तो ब्रेन चाहता है कि आपका ध्यान उन विचारों से हटे और पेन पे फोकस आए। इसीलिए आपको ब्रेन की स्ट्रेटजी कि आपको पेन में रखा जाता है। और अब इसके ऊपर जो एडवांसमेंट हो रही है, आगे रिफाइन हो रही है, ये स्टडी जो आजकल के डॉक्टर हॉवर्ड शूनर वगैरह इस पर रिसर्च करें, उनकी थ्योरी भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। वो भी ये बोलते हैं कि ब्रेन को इमोशनल इंजरी और फिजिकल इंजरी में डिफरेंस पता नहीं होता है। तो इमोशनल इंजरी क्या है? आपके नेगेटिव इमोशंस आपकी इमोशनल इंजरी है ना, रिजेक्शन, फियर, जेलिसी, रिजेंटमेंट, एंगर। तो ये सब जब एक्यूमुलेट होते हैं तो सेम ब्रेन के पार्ट्स को एक्टिवेट करते हैं जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये प्रूव हुआ है, ब्रेन के स्कैन्स लेके वही एरियाज लाइट अप होते हैं, फिजिकल पेन में भी और आपके इमोशनल पेन में भी। तो ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस कि फिजिकल दिक्कत है या इमोशनल दिक्कत है। तो ये आपको पता लगाना है, आपको उनको रियलाइज़ करना है, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना है, उनको एड्रेस करना है, जिससे कि पहले तो आपको अपने आप को डायग्नोज करना कि आपको TMS है या नहीं। क्योंकि मोस्ट कॉमन ट्रेट्स क्या होते हैं जिनको TMS होता है, वो पर्सनैलिटीज़ में क्या क्या कैसे लोग होते हैं? वो होते हैं परफेक्शनिस्ट होते हैं। ऐसे लोगों को TMS ज़्यादा होता है। परफेक्शनिस्ट माने हर काम को परफेक्टली करने की कोशिश करना, अपना 100% देना। नहीं, ये एक मतलब वो लेट गो नहीं कर पाते यार, नहीं हर चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसी होती है तो ऐसे क्यों हो रही है। परफेक्टली करने की कोशिश करना। एक होता है डू गुडर्स, सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हर किसी का ध्यान रखना, केयर टेकर्स है ना, हर किसी की वेलबींग का, कंफर्ट का ध्यान रखना, अपने आप को साइड में रख के। थर्ड होते हैं पीपल प्लीजर्स, हर किसी को खुश रखना, यार वो मेरे से नाराज़ ना हो जाए, कुछ करता हूँ जिससे वो खुश रहे मेरे से, वो भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, कोई नाराज़ ना हो जाए, कल को क्या पता मेरे बारे में क्या बोलेंगे, एक अच्छी इमेज कैसे बनाऊँ मैं, है ना। तो कंसर्न होता है एक हमारा, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनको कैसे खुश रखें। ईजिली ओवरवेलम हो जाते हैं जो लोग, उनको TMS ज़्यादा होता है। ईजिली अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी से भी इंप्रेस हो जाते हैं। वैसे सेंसिटिव जो लोग होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, या जो और ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि आपने बचपन में कोई या अपनी लाइफ में कोई ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा देखा है, लॉस ऑफ लव्ड वंस देखा है, इलनेस देखी है, या आप अब्यूज़ देखा है, कुछ भी हो सकता है रीज़न जिससे आप ऐसे हो गए हो। तो उससे फिर वो आप उन इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, आपके ब्रेन को ऐसा लगता है, तो वो फिर आपको उन इमोशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पेन क्रिएट करके देता है किसी भी बॉडी पार्ट में, और वो ठीक नहीं होता है वो पेन आपका। आप सालों साल दवाई खा लो, कुछ भी कर लो, आप डॉक्टर बदल लो, सब कुछ कर लो। इवन कुछ लोग तो सर्जरी करा लेते हैं थक हार के, क्योंकि उनकी एक्सरे MRI देख के डॉक्टर ने बोला होता कि आपको तो कोई दिक्कत है, आपको तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम आपके एक्सरेज को ट्रीट करता है, MRIs को ट्रीट करता है, एज ए पर्सन आपको ट्रीट कभी नहीं करता है ना। आपकी तरफ तो वो देखते नहीं है, वो जैसे आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं, MRI, एक्सरे। और वो आप किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से पूछना, इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कोई इतना एंटरटेन करता है पेशेंट्स को। ये डॉक्टर को लगता है वो एक्चुअली में भगवान है, वो एहसान कर रहे हैं पैसे लेके आपको ट्रीट करने का। आपको 2 क्वेश्चन पूछने मिल गए डॉक्टर से तो आप लकी हो, बट ऐसा अमेरिकन सिस्टम में नहीं है। आप क्वेश्चन कर सकते हो डॉक्टर को। तो वहाँ अगर लोग पूछते हैं तो एक रेडियोलॉजिस्ट को ये बात पता होती है कि यार कितने लोगों के स्कैन में ये चीज़ कितनी कॉमन है, कि बल जाना, हर्निएशन कितना कॉमन है। कई बार आप बैक पेन की शिकायत लेके गए हो तो बैक में कुछ नहीं होगा, आपको नेक में हर्निएशंस होंगे, आपको नेक में कभी पेन हुआ ही नहीं, और एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज़ें कॉमन है। आपकी इमेजिंग में जो चीज़ें आती हैं वो जस्ट एक ग्रेइंग हेयर्स की तरह है। जैसे आपके बाल उम्र के साथ सफ़ेद होते हैं, वैसे ही आपके स्पाइन में ये चेंजेस वियर एंड टियर से आते हैं। इट्स क्वाइट कॉमन, बट आपको डराया जाता है इससे कि ये तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो एक इस विशियस साइकिल में हम पड़ जाते हैं, फियर में आ जाते हैं। अब तो MRI में ये आ गया, पता नहीं क्या होगा, अब तो मेरी लाइफ पता नहीं कैसे चलेगी। तो एक कॉमन आदमी ऐसे ही सोचता है ना, एक लेमैन जिसको बोलते हैं। इवन सभी लेमैन है, जिसको नहीं पता है वो सभी इस बारे में लेमैन है। जब तक हमें नहीं पता था हम भी किसी मेथड को फॉलो कर रहे थे। बट
जब मुझे डॉक्टर सानू के बारे में पता लगा, है ना, तो 5-6 साल से जो परसूट था कि कोई दवाई मिल जाए, कोई एक्सरसाइज मिल जाए ठीक होने के लिए, वो ख़त्म हो गया। जैसे उनके बुक पढ़ने से लोग ठीक हो गए, इतना रिलेट करते हैं। तो उनकी जो 2-3 बुक्स हैं, इसमें से आप हीलिंग बैक पेन से स्टार्ट करिए, सॉफ्ट कॉपी पढ़ लीजिए, है ना। नहीं है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा जिसको चाहिए। और प्लस बाकी 2 बुक्स तो मैंने भी नहीं पढ़ी है, मैंने भी एक ही पढ़ी है, बट तीनों जिनके रिव्यूज़ हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग ठीक हुए हैं, है ना। तो नेक पेन इतनी सीवियर झेलने के बाद आज आपके सामने बोल रहा हूँ, है ना, बिल्कुल पेन फ्री होने के बाद और पूरी अपनी लाइफ एक्टिवली जीते हुए आपको ये होप दे रहा हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक हो सकते हो। आप इस मेथड को ज़रूर आजमाइए, ज़रूर इसके बारे में जानिए। बुक पढ़ने से पहले आप रिव्यू देख लीजिए बुक के अमेज़न पे, या लोगों के इंटरव्यूज़ देखिए जिन लोगों को पहली बार इस कंसेप्ट के बारे में पता लग रहा है ना। तो वो लोग क्या है, इसके बारे में पढ़िए, नेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, मेरे वीडियोज़ बहुत सारे हैं। तो अपने आप को जितना एजुकेट करेंगे, इसमें 3 या 4 स्टेप्स हैं। पहले तो आपको अपने आप को डायग्नोज़ करना है कि क्या आपको टीएमएस है। वो कैसे करेंगे? आप उन पर्सनैलिटीज़ में फ़िट होते हैं, या आपका जो पेन है वो फिजिकल ट्रीटमेंट लेने से ठीक नहीं हुआ, क्योंकि फिजिकल दिक्कत से होगा तो वो 2 महीने में 3 महीने में ठीक हो जाएगा। उससे ज़्यादा क्रॉनिक हो रहा है, दैट मीन्स वो अब ब्रेन का रोल है ना। वो स्टक पेन, आपका सिग्नल वो ब्रेन से जनरेट हो रहा है, और वो एक तरह से स्टक हो गया सिग्नल, वो सर्किट जो है वो एक्टिवेटेड ही रह गया है। दूसरा सबसे बड़ा कॉमन तरीका क्या था टीएमएस पता लगाने का, कि आपके सिम्टम्स मोस्टली शिफ्ट होते हैं, इसको सिम्टम इम्पेरेटिव बोलते हैं। कभी आपको शोल्डर पेन रहा होगा, कभी हिप में चला गया, कभी लेग में, नेक पेन ठीक हो गया तो बैक शुरू हो गया, हेडेक शुरू हो गई, हेडेक ठीक हुई तो पेट के इशू शुरू हो गए, थ्रोट के इशू हैं, माइग्रेन्स हैं, किसी को टिनिटस है, घंटी बजती रहती है कानों में, किसी को वर्टिगो है। तो ये सब टीएमएस के उसमें गैमुट में आते हैं। सारा टीएमएस का एक करिकुलम है, उसमें सब ये सिम्टम्स आते हैं। मल्टीपल सिम्टम्स, या कोई एक सिम्टम कई बार ब्रेन प्रोड्यूस करता है, कई बार बहुत सारे प्रोड्यूस करता है। लाइफ में कभी आपको 15-20 साल में कुछ रहा होगा, 25-30 में कुछ है, और 50 में कुछ साल में कुछ हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, वो सफ़र करते रहते हैं पूरी उम्र। और उसके बाद सबसे बड़ी खासियत टीएमएस की क्या होती है कि आपके सिम्टम्स मोस्टली, हर केस में तो नहीं, मोस्टली क्या करते हैं, वेरी करते हैं। शिफ्ट तो होते हैं, वेरी भी होते हैं, कभी ज़्यादा हैं, कभी कम है। आपकी फिजिकल इंजरी से कोई दिक्कत है, वो कांस्टेंट पेन रहेगा आपको। टीएमएस के हो सकता है हफ्ता भर गायब हो जाए, फिर आ जाए, हो सकता है आज है कल नहीं है, सुबह अलग है सिम्टम, शाम को ज़्यादा सीवियर है, एक फ्लक्चुएशन होता है। तो आपको उससे पहले आपको क्या है, किसी अच्छे डॉक्टर को तो दिखा ही लेना है। फिजिकल तो रूल आउट करना ही होता है आपको, कि कोई फिजिकल दिक्कत की वजह से आपको पेन तो नहीं है। फिजिकल दिक्कत, अब भी मैं जो एमआरआई में आने वाले सिम्टम्स की बात की, वो फिजिकल दिक्कत नहीं, वो तो क्वाइट कॉमन है। कोई सीरियस दिक्कत ना हो, जैसे कोई ट्यूमर है, कैंसर के ट्यूमर भी होते हैं बैक में, किसी को रेयर हैं। इन्फेक्शंस तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा फ्रैक्चर तो नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ से गिर गए हो, गाड़ी के नीचे आ गए हो और आप टीएमएस अप्लाई करने लगे। नहीं, क्रॉनिक केसेस में इसको अप्लाई करना होता है। एक्यूट केसेस के लिए तो आपको मेडिकल हेल्प भी लेनी है। क्रॉनिक मीन्स आपकी मेडिकल हेल्प लेने के बाद भी सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं 2-3 महीने के बाद भी, तब आप डिसाइड कर सकते हो वेदर यू हैव टीएमएस और नॉट, है ना। तो इसके बारे में और भी आपको जानना है तो बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, और लोगों के भी हैं। आप अगर आप इंग्लिश अच्छे से समझते हैं तो नैन वीडियो का चैनल है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो आप प्लीज़ उन्हें देखिए और बुक पढ़िए डॉक्टर सारनो की कोई भी। और मेरा भी एक इंटरव्यू है डैन के साथ, उसमें भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, वो भी आप देख सकते हो डैन के पेज पे जाके, ना। आप सर्च करना वहाँ सुमित नेक पेन रिकवरी पेन फ्री यू, तो उसमें आपको वो मिल जाएगा वीडियो। और प्लीज़ जो भी क्रोनिक पेन सफ़र हैं, एक बार इस टीएमएस टेंशन माइसाइटिस सिंड्रोम के कंसेप्ट को ज़रूर पढ़ें, इसको ज़रूर अप्लाई करें, और हो सकता है आपका सालों की मेहनत बच जाए, लाखों रुपए दवाइयों पे खर्च उनसे बच जाए, और आपको अपनी लाइफ वापस मिल जाए, है ना। क्योंकि 90% केसेस में जो भी आपका बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, माइग्रेन है, वो टीएमएस की वजह से ही है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है कि क्यों हो रहा है। हमें ब्रेन के साइंस को समझना है, हमें इमोशंस को समझना है, हमें डर से छुटकारा पाना है कि मेरी बॉडी में कोई दिक्कत आ गई, अब मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी लाइफ में। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ करोगे, जस्ट हैव टू फॉलो दिस पाथ, है ना। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से होप मिली होगी। मैं अपनी बात कर लूँ तो मतलब ईयर्स ऑफ पेन एंड डिफरेंट सिम्टम्स, है ना, जिनके बारे में बात करता रहता हूँ। तो प्राइमरली मुझे टीएमएस के बारे में पता लगा वो नेक पेन से स्ट्रगल करने के बाद पता लगा। उससे पहले भी और बहुत सारे सिम्टम्स थे जो तो कभी सोचा ही नहीं कि हो सकता है, पर अब पता लगता है कि वो भी टीएमएस ही थे। और कुछ भी डाउट है तो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो टेक केयर एंड बाय बाय।